हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे निरादा सुरेश की एक बड़ी ज़बरदस्त पोएम जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन से आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस पोएम में हमें जानना क्या है। इसमें जानना क्या है ये बातें क्लियर हो गई होगी कि उन्होंने अपने आप को इस चैप्टर के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया। इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि अपना परिचय देना, अपने बारे में बताना। राइट फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया कि इसमें क्या जानना है कि हमें क्या करना है। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपका किसने? निरादा सुरेश ने। उनके बारे में जानकारी उनकी जुबानी समझेंगे कि आखिर उनमें क्या स्पेशल है, क्या खास है, जिनके बारे में हमें ये चैप्टर पढ़ने को मिला है। कंफर्म है कि आपके बुक में ये शामिल किया गया है, तो कंफर्म है कि ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। बिना कुछ लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पोएम। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं निरादा सुरेश के बारे में, उसके बाद तो पूरी डिटेल उनके बारे में जाननी ही जाननी है। कह रहे आपका निरादा सुरेश जो है उनकी जन्म 1952 में हुई है। एक इंडियन इंग्लिश पोएट विद ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट। 100 से ज़्यादा कविताएं लिखने वाली भारतीय अंग्रेजी की कवित्री है, अंग्रेजी की कवि है। उसके बाद कह रहा है सी हैज, यहाँ पे आपका पोएट ना होके पोएटिस होना चाहिए क्योंकि एक कवित्री है। राइट, पोएटिस। सी हैज ऑन सेवरल प्राइजेस, उन्होंने बहुत सारी प्राइजेज आपकी अर्न करी है। बहुत सारे प्राइजेज उनको मिले हैं। किसके लिए? पोएट्री के लिए, यानी कविता लेखन के लिए। जो 100 से अधिक कविताएं लिखी है, तो कंफर्म है कि उनके पास कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक रहे होंगे जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में हर किसी को लुभाते रहे होंगे। तो इस कंडीशन में उन्हें बहुत सारे प्राइजेस भी आपको मिले हैं। सी हैज बीन वर्किंग एज ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, और वह क्या कर रही थी कि एक जो केंद्रीय विद्यालय उसमें एक शिक्षिका के रूप में भी काम करी है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं इनके आधार पे कुछ ओरल क्वेश्चन से, इनको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली का हाल खुद बताओ कि आपके फैमिली में कितना है। अगर नॉर्मल केसेस में अगर बात करें तो एक पापा, एक मम्मी, दो, एक आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मॉम। ठीक है, इसके बाद अंकल आंटीज, और उसके पास आपके भाई बहन। ये सारे मिलाकर लगभग कम से कम, अगर नॉर्मल आपका इंडियन फैमिली है तो एटलीस्ट 8 to 10 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी में थोड़ा ज्यादा हो, किसी में हो सकता है किसी में कम भी हो। कह रहा है हाउ मेनी एमोंग देम आर फीमेल। आपको बताना है कि उनमें से आपकी फीमेल कितनी होंगी। कितनी भी कम होंगी तो फीमेल कम से कम 10 में से 3 तो बनते हैं फीमेल, कम से कम 3 से 4 तो फीमेल होगा ही होगा। वैसे आप अपने फैमिली का काउंट करके आप बता सकते हैं। 3 से 4 फैमिली में एवरेज बता रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है डू यू लव योर मदर, ये वाई नॉट। ये तो क्वेश्चन का आंसर ही आपका जनरली नो में तो इसका आंसर ही नहीं आना कि कोई अपने माँ से प्यार ना करता हो, कोई माँ से अपने प्रेम ना करता हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए आंसर सीधा आंसर हो जाएगा यस। और क्यों प्यार करते हैं आप, इसका भी रीजन हो जाएगा। इसका रीजन अगर देने की बात करें तो इसकी रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हमें करता धरता जो बात करें तो ओवरऑल हमारे लाइफ की एक ही वही तो है, एक माँ ही तो है जिसने हमें 9 मंथ तक अपने गर्भ में रखकर हमें इस धरती को, इस दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। तो इस वजह से माँ के क्रेडिट के बारे में तो चर्चा ना ही करे तो अच्छा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि डू यू रिस्पेक्ट हर। क्या बात करते हैं आप, क्या आप माँ को कोई अपनी आदर नहीं देगा? श्योरली आदर देगा। अगर कोई नहीं देता है तो उससे बड़ा इस धरती पर सबसे बड़ा अकृतज्ञ मानव कोई नहीं होगा। कि क्योंकि जब अपनी माँ की कृतज्ञता को भूल सकता हो, जो अपनी माँ की लाल प्यार और प्रेम को भूल सकता हो, उनकी ज्यादा उनके प्रति जो त्याग की भावना थी उस त्याग को भूल सकता है, तो फिर समझिए कि वो दुनिया में किसी और का नहीं होगा। जो अपने माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा दुनिया में, सीधी सी बात है। तो कह रहा है डू यू रिस्पेक्ट हर। श्योरली बात है कि हर कोई रिस्पेक्ट करेगा और हम सभी को रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी क्रेडिट हमारे लाइफ में मतलब कि अभूलनीय है, कि भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हाउ डज योर फादर ट्रीट योर मदर।
अब ये फैमिली में आपके मम्मी, आपके पापा आपके मम्मी से किस तरह से बिहेव करते हैं, ये बात होती है कि अगर एक रियल मानव होगा, कहने का मतलब एक रियल मेल होगा, एक सही मर्द होगा, तो वह अपने स्त्री को बिल्कुल उसी प्रकार आदर देगा जैसे वो अपने माँ को आदर देता है, जैसे एक नारी को आदर देता है, जैसे एक देवी को आपका आदर देता है, वैसे ही अपने वाइफ को भी वह रिस्पेक्ट करेगा। नो डाउट कि वह अपना पूरा परिवार सिर्फ उस एक इंसान के लिए जो छोड़ के, पूरा फैमिली अपने घर परिवार को छोड़ के आती है, और उसे अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इसका मतलब आपका अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप तो सेंसलेस है। आप उसे मारते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, झगड़ते हैं, तो इससे बड़ा आपका गलत काम कौन हो सकता है। इसे नो डाउट कि आपके लिए क्या हो सकता है, यह सबसे टफ कंडीशन होगा। तो कह रहा है कि वैसा इंसान ही तो कोई नहीं होगा जो क्या करेगा, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपने मदर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमें दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है, मुझे लगता है कि आपके मम्मी और पापा भी अपने आपके मम्मी के साथ रिस्पेक्ट अच्छा ही करते होंगे। तो ये क्लियर हो गया आपके 5 क्वेश्चंस। अब इसके बेस पे आपको अब स्टार्ट करना है कि आपका निरादा सुरेश की आपकी पोएम पे अब स्टार्टअप करते हैं, कि देखते हैं कि उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में क्या कहा है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो कहता क्या है, आई एम, पहले इंट्रोडक्शन जानिए। इंट्रोडक्शन में कहता है कि आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन, मैं एक साधारण महिला हूं, मैं एक साधारण औरत हूं। विद अ क्रिएटिविटी कॉन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। और मेरी क्रिएटिविटी जो होती है वह कहां तक सीमित है, घर तक और बच्चों तक। यानी कि ये इंट्रोड्यूस करना चाहती है पूरे वुमेन को, पूरे औरतों को ये डिनोट करना चाहती है, और पूरे वुमेन को डिनोट करते हुए कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूं। क्या हूं मैं, ऑर्डिनरी हूं, और मेरी जो लिमिटेशन है घर के चौबारे और आपके बच्चों तक सीमित है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि टू जक्स्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस लेबलिंग बुक्स टाइपिंग अप शूलेसेस। कह रहा है मेरा काम क्या है, जक्स्टापोजिंग मतलब क्या कि घर के आपकी साफ सफाई, घर की सेवादारी, कारपेट की साफ सफाई, आपके कर्टेन को सही करना, घर के सारे सामानों को उसके जगह पे रखना, किताबों पे आपके जील चढ़ाना, टाइंग अप द शूलेसेस, जूते के शूज बांधना, हमारी जिम्मेवारी यही तो है। मैं एक साधारण औरत हूं और मेरी जो लिमिटेशन है घर के 4 दीवारी तक सीमित है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी जिम्मेवारी में क्या है कि हमारी जूते की आपकी शूलेस बांधना, उसके बाद कारपेट की सफाई करना, ये सारे काम ही तो है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या, माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज, ठीक है। क्या कह रहा है कि मैं सफरिंग कर रहा हूं साइलेंट ब्लोज से, मतलब मेरी जो सद्भावना है, मेरी जो भावना है, अंदर की जो इच्छा है, सफरिंग साइलेंट ब्लोज, ये क्या कर रही है, सफरिंग साइलेंट ब्लोज, बिल्कुल साइलेंट कंडीशन में है, बिल्कुल साइलेंट कंडीशन में है। उसके बाद क्या कर रहा है कि हार्डेनिंग टू अ टर्टवाइज सेल, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंदर कितनी भी सेंसिटिविटी हो, अंदर कोई भी इश्यू हो, लेकिन एक घोंगे के ऊपर बाहरी कवर क्यूटीन की परत उसके अंदर के मुलायम पार्टों को नहीं देख पाती है, वैसे ही हर दुख दर्द को हम लोग अपने दिल में छुपाए रखते हैं, लेकिन बाहर से हंसने का नाटक करते हैं, बिल्कुल टर्टवाइज सेल की तरह। समझ में आ रही होगी कि कितना दर्द में जिंदगी है, ठीक है। ये अपने दर्द भरी जिंदगी को आपको क्या करना चाहती है, डिनोट करना चाहती है कि हमारी सेंसिटिविटी होती है, हमारी भावना है, भले ही कितना भी दर्द में रहे लेकिन वह साइलेंट ही रहती है। और क्या कि इसके अलावा क्या कह रहा है कि थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, हम लोग वर्षों से, दशकों से एक साथ हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक टर्टवाइज सेल के होते हैं। अंदर कितना भी दुख दर्द हो, अपने आप को हम छिपा के रखते हैं, अपने अंदर उसी में बचा के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है
कि उसके बाद कह रहा है आपको कि माई सोल, यानी कि मेरी जो आत्मा है, इंट्रैप्ड, माई सोल इंट्रैप्ड, मेरी आत्मा इनसे बंधी हुई है, इनसे जुड़ी हुई है, फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, और मुझे आदत सी पड़ गई है इस आत्मा में, इस आत्मा को बांधकर शांति पूर्वक रहने की, शांति रहने की, हर दुख दर्द को सहने की मेरी आदत सी पड़ गई है, मेरी सेंसिटिविटी, मेरी जो भावना है वो दबी सी रह गई है, मेरी एक हर एक इच्छा अंदर अंदर ही अंदर घुट घुट के रह रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपको, उसके बाद कह रहा है कि माई ऑर्डिनरीज, मेरी जो आपका ऑर्डिनरीनेस है, मेरी जो साधारणता है, मेरी जो भोलापन है, मेरी जो साधारणता है, टैग टू ब्लाइंड मी कॉन्वेनियंटली, कह रहा है, और टैग टू बाइंड मी, एक टैग की तरह मुझे बांध के रखता है कॉन्वीनियंटली, अर्थात क्या, विश्वासों से, परिवार के विश्वासों से मैं अपने भोलेपन को बांध के रखती हूँ। घर वाले के विश्वास को जीतने के लिए कभी उनके लिए दर्द सहा, तो कभी अपने लिए दर्द सहा, तो कभी अपने बेटे के लिए, तो कभी अपने हस्बैंड के लिए, सबके विश्वास को जीतने के लिए हर दुख दर्द से को मैं सहते रहा, ताकि सबका विश्वास जीत सकूं, पूरे परिवार को एक लेके चल सकूं। इसके लिए मैंने क्या किया, सबकी दुख दर्द जो था वो मैं सहते रहा। टू अ होम एंड चिल्ड्रेन, पूरे परिवार का, पूरे बच्चों का, टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स, मैं सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की शायद हमने कोशिश करता रहा, एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स, कभी कुछ उदासी पल के साथ, तो कभी सूखे आंसुओं के साथ, दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने अपने साहस को टूटने न दिया, साहस को अपने बिखरने न दिया। ठीक है, अर्थात कि यह अपने आप को एक ऐसी इमेज डिनोट करना चाहती है, उस नाड़ी की, उस आत्मा को, उस चेहरे को प्रदर्शित करना चाहती है जिस चेहरे से आज अधिकांश लोग वाकिफ नहीं है, जिस बलिदान से, जिस सेक्रीफाइस की आपके लिए देवी के रूप में पूजी जाती है महिला, उस महिला के बारे में यह इंट्रोड्यूस करना चाहती है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कि उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उन क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, उन क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं, इनके बेस पर कि आपके इंट्रोडक्शन में ये कहना क्या चाहते हैं, इनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब क्वेश्चंस में क्या कहना है, कहता है आपका, व्हाई डज द वुमेन कॉल हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑर्डिनरी, आपका जो है, जो वुमेन है वो अपने आप को ऑर्डिनरी क्यों कहती है, ऑर्डिनरी इसलिए कहती है क्योंकि वह हर लाइफ में अपने आप को बैलेंस करके रहना चाहती है, हर कंडीशन में अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स को मैं अकेले सह लूं, लेकिन पूरा प्रॉब्लम जो होगा, पूरा जो परिवार है वो हैप्पी रहे। पूरे परिवार को हैप्पी करने के लिए उन सभी प्रॉब्लम्स को खुद अकेले सहन करना चाहती है। कौन? तो ये महिला, ये वुमेन। उसके बाद क्या, टू व्हाट एन ऑर्डिनरी वुमेन कैन क्रिएटिविटी कॉन्फाइंड, एक ऑर्डिनरी पीपल की जो महिला होती है उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, फैमिली की देख रेख करना है, बच्चों की देख रेख करनी है, भाई चिल्ड्रन की, होम में क्या रिक्वायरमेंट्स है उनकी डिनोट करनी है, यहां तक कि उनके जो सामान है, कौन सा सामान कहां पे अरेंज होगा, इसकी ड्यूटी किसकी है, एक औरत की है। परिवार में कौन क्या खाएगा, इसकी ड्यूटी किसकी है भाई, तो ये ड्यूटी भी एक महिला की है। परिवार में कौन क्या पहनेगा, इसकी ड्यूटी किसकी है, एक औरत की है। समझिए कि पूरा परिवार के अंदर कोई भी घटना होगी तो इन घटनाओं को आपका देखने वाला कौन है, सिर्फ एक है, वो है आपकी महिला, औरत। तो समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जिम्मेवारी को, कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी को लेके चलती हैं, लेकिन फिर भी वो कितने तक सीमित है, घर के चार दीवारी तक ही वो सीमित है। वो उस चार दीवारी से बाहर जाने के लिए आपकी आज्ञा लेनी पड़ती है, आपकी अनुमति लेनी पड़ती है। और जब ये कहती है कि बाहर जाए, तो आप सीधे शब्दों में कहते हैं कि बाहर किस लिए जाना है, आपको क्या काम है, आप मुझे बता दो, आपका वो काम मैं करते आऊंगा, लेकिन तुम बाहर मत जाओ।
तुम्हें बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, औरतें तो घर के लिए बनी है, बाहर क्यों निकलेंगी, बाहर की हवा क्यों जाएंगी देखने, बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इस तरह के सोच वाले जब तक लोग रहेंगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो उसमें अगर देखते हैं आगे, तो आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 कहता है व्हाई डज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी वुमेन सफर ब्लोज। कह रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डिनरी औरत की जो सफर है यह क्यों दबी दबी सी रह जाती है। तो दबी रहने के पीछे मेन रीजन है कि अपना दर्द किसे कहे, हस्बैंड को अगर कहे तो कहते हैं कि आप मुझे बुराई कर रहे हैं, अगर अपने फैमिली को कहने जाए, अपने मैके में कहने जाए तो लोग कहेंगे कि भाई अपने फैमिली में क्यों, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है तो अपने घर में रखो। बच्चों से, बच्चे छोटे हैं उनसे क्या कहेंगे वो, अब घर के बड़े उनसे सुनने वाले नहीं है। इस कंडीशन में ओवरऑल देखा जाए तो वो अपने दर्द को बयां करने के लिए किसी से भी अपनी दर्द को बयान नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में वो सफर ना करेगी, उन प्रॉब्लम को, पीड़ा को सहेगी नहीं, तो इसके अलावा और क्या करेगी, इसके अलावा और क्या कर सकती है बोला, उनके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद क्या, हाउ लॉन्ग हैज द वुमेन बीन लविंग विद हर हस्बैंड, हाउ लॉन्ग हैज द वुमेन बीन लिविंग विद हर हस्बैंड। कह रहा है कि एक औरत कितने लंबे समय तक अपने हस्बैंड के साथ रहती है। हाउ लॉन्ग हैज द वुमेन बीन लिविंग विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ कितने दिनों तक रहती है। भाई जब से शादी हुई, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज टिल डेथ, जब से शादी हुई तब से लेकर मौत की आखिरी सांस तक वह कहां रहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो यह कंडीशन तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कब तक रहती है, जब से शादी हुई है तब से लेकर मृत्यु तक वह साथ ही रहती है। ठीक है, तो यह नहीं कह सकते कि कितने दिनों तक रहती है, आप कहिए कि यह कब नहीं रहती है, शादी के बाद से लेकर कब नहीं रहती है। इस कंडीशन को समझिए। तो इस कंडीशन में आपका कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज टिल डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सॉरी जन्म से नहीं, माफ कीजिएगा, शादी से लेकर मृत्यु तक। उसके बाद आगे करें तो आगे कहता है व्हाई इज द वुमेन अनेबल टू एक्सप्रेस हर एंग्विश। क्यों एक औरत अपने दर्द को, दुख को, अपने क्रोध को भी किसी से कह नहीं पाती है। भाई मेन बात यह है कि इनके दर्द को, इनके एंगर को, इनके गुस्से को समझने वाला है कौन। 100 अगर हस्बैंड है तो 100 हस्बैंड में से मुझे लगता है कि आपका शायद अबाउट 10 to 20% ऐसे वुमेन, ऐसे हस्बैंड होंगे जो अपने वाइफ को बेहतर तरीके से कोऑपरेट करते होंगे या उनकी भावना को समझते होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये 10 से 20% ही है। इसके अलावा क्या है आपका 80 से 90% जो है वो 80 से 90% कौन है, जिनके अंदर कोई भावना ही नहीं होती है, जो भावना से पड़े हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका कि किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो 10 से 20% ही इंसान है। तो उस कंडीशन में अपने ये क्रोध को किसे कहेंगे, 10% को तो मान लीजिए हिम्मत करके कह ले, 80 से 90% वाले में अगर कहने की कोशिश करे तो उसके ऊपर उसका एक्शन की जगह पे रिएक्शन हो जाता है। तो इस वजह से अपने दर्द को किसी से नहीं कह पाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहते हैं व्हाट इज द टैग विच इज द अटैच एन ऑर्डिनरी वुमेन। ऐसा कौन सा टैग है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को, मतलब ऑर्डिनरी औरत को उसके परिवार से जोड़ के रखता है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वो प्यार का बंधन है, वो बेलव्ड, वो प्रेम की भावना है जो बांध के रखती है। नहीं तो जिस तरह से आप उल्टा बोल सकते हैं वो वुमेन, वो औरत भी आपको उल्टा पलट के बोल सकती है। सिर्फ आपसे प्यार करती है, परिवार को बचा के रखना चाहती है, पूरे परिवार के दुख दर्द को अपने सर पे लेके फिर भी परिवार को एक साथ लेके चलना चाहती है। सिर्फ इसी बंधन की वजह से आप पूरा परिवार को एक साथ रख पाते हैं। सीधे समझो में क्या है कि फैमिली का कोई अस्तित्व नहीं एक औरत के बिना। अगर आगे बात करें तो कहते हैं विद व्हाट जॉब्स हैज द वुमेन बीन एसोसिएटेड।
कि औरत से रिलेटेड आपका कौन से काम है घर में? देर इज नो वर्क इन होम विदाउट ऑफ एन वुमेन। घर में कोई काम नहीं है जो वुमेन के बिना होने वाला है। घर में कोई सलाह लेनी है, वुमेन देगी। घर में कोई डिसीजन लेना है, वुमेन सलाह देगी। घर में कोई काम करना है, वुमेन करेगी। घर में सफाई करनी है, वुमेन करेगी। घर के अंदर कुछ भी काम करना है तो औरतें करेगी। तो कैसे कह दे, हम कैसे कह दें कि आपका औरत का क्या काम है? औरत का काम फिक्स हो ही नहीं सकता है। औरत का काम फिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे काम उसी से तो कनेक्टेड है। उसके बाद कह रहा है हाउ कैन द वुमेन बी मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाउ कैन द वुमेन बी मेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक औरत को कैसे आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, कह रहा है। उसके बाद तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के पीछे होता है उनका प्यार, परिवार का सहयोग, परिवार में सबको एक साथ ले जाने का आपका कॉन्विंस, विश्वस्त होना। ये सारी चीजें आपको इससे महान बनाती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। 9 नंबर कह रहा है वाइट हाउ डज द वुमेन विजुअलाइज इन द कनेक्शन। आप कैसे मतलब कि वुमेन जो होती है पूरे कनेक्शन को देखती है, पूरे परिवार को लेके चलना है, भले उसके लिए सारे दुख दर्द मुझे खुद सहने पड़े। यह विजुअलाइजेशन होती है एक औरत की, और इसी की वजह से पूरा परिवार एक साथ चलता है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं। अब जक्सटेपोस्टिंग कुछ ग्लोसरी एंड नोट्स है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जक्सटेपोस्टिंग का मतलब होता है कि आपका प्लेसिंग साइड बाय साइड, कोई सामान को जगह पे रखना। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है जक्सटपोजिंग। मतलब जो वस्तु जिस सामान का होगा, जिस जगह का होगा, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सा चीज का जगह कौन सा होता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं? अपनी मम्मी को कहते हैं। अगर किसी की वाइफ होगी तो वाइफ को कहेंगे कि बताइए कि किधर रखा हुआ है। हमें कुछ भी नहीं पता होता, यहाँ तक कि हमें ये नहीं पता होता कि कपड़े मेरे आयरन है या नहीं है। इसकी भी जिम्मेवारी औरत की होती है। तो समझ सकते हैं आप। बात करते हैं आगे कुड़ियों। तो कुड़ियों का मतलब होता है रेट और अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, कोई मतलब कि असाधारण चीजों को हम कहते हैं। डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों के समय को डिकेड कहते हैं, जिसे दशक कहते हैं हिंदी में। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस। क्रैक थ्रू का मतलब होता है ब्रेक विद शार्प साउंड। जब तीखी आवाज के साथ कोई चीजें टूटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रैक थ्रू। और गिव वे और कॉज टू गिव वे, मतलब कि तोड़ देना, अलग कर देना, या क्या कहलाता है? क्रैक थ्रू कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से आपके क्या हो गए? ये आपका ग्लोसरी एंड नोट्स हो गए। इस तरह से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में जाना कि हमें वुमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।